चलो हम लोग बात कर रहे थे, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, राइट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मेन मोटो है कि हम लोग कहीं भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब लेते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को डील कर सकें। कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट है कॉस्टिंग का चैप्टर, कॉस्टिंग का मेन मोटो होता है कि आप कॉस्ट निकालो, किसी भी चीज़ का पहले कॉस्ट के बारे में पता करो कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें। जब हम किसी चीज़ के कॉस्ट को जान जाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें हम अपना एक परसेंटेज ऐड करके प्रॉफिट की तरफ मूव कर लेंगे। लेकिन कॉस्ट ही नहीं पता है तो फिर प्रॉफिट का कोई मायने ही नहीं रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग को सीखना है, जैसे ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रोडवेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, रास्ता का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को डील कैसे किया। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नॉर्मली 2 स्टेप में ही खत्म हो जाता है। बोला सर आपने तो 3 स्टेप यहाँ लिखा है, 1 2 3, एक और एक स्टेप है क्या। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लिए ब्रिज का और उसमें हमको सपोज दैट मिक्सचर मशीन खरीदना पड़ा, जो मटेरियल को मिक्स करता है मिक्सचर मशीन को खरीदना पड़ा। तो वो मशीन सिर्फ उस ब्रिज तक ही तो सीमित नहीं रहेगा। ब्रिज बनाएंगे उसके बाद तो खराब हो जाएगा ऐसा बात तो है नहीं, वो तो और चलेगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में भी हम यूज़ करेंगे। तो जितना पोर्शन हम यूज़ किए उसमें उतना पोर्शन तो हम उसी कॉस्ट में ऐड करेंगे ना, जिसको हम डैप बोलते हैं, है ना। जैसे कोई मटेरियल मंगाते हैं तो मटेरियल हम मंगा लिए, बहुत सारा मटेरियल एक्स्ट्रा भी आ गया, तो जो एक्स्ट्रा है वो उसी कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो मटेरियल यूज होगा वही मटेरियल उसका कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में मेरा जो जो चीज़ यूज होगा, जैसे मटेरियल हमने लाया, डायरेक्ट लेबर मेरा लगा, मेरा अदर कोई भी एक्सपेंस लगा, मेरा और कुछ भी लगा, हो सकता है कि एक ब्रिज हम बना रहे हैं, वो ब्रिज मेरा 1 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, 1 साल करने के बाद क्लोज करना पड़ेगा, फिर दूसरा साल उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि मेरा पिछले साल से भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आ रहे हों, इस साल जाकर के मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, हम क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करेंगे, और इस साल का जो क्लोजिंग होगा उसको क्या करेंगे अगले साल ओपनिंग बना करके फिर से अपना कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके चलेंगे, होता है ना। तो आप यहाँ समझिए कि अगर मेरा, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, आप लोग देखे होंगे कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट पुराने साल से चलते हुए आ रहा है या पिछले बहुत सारे सालों से चलते हुए आ रहा है, उस कंडीशन में जब हम नया ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो पिछले साल का जो भी एसेट्स तो बचेगा कि नहीं बचेगा, मेरा एसेट्स बचेगा। तो एसेट्स जो मेरा ओपनिंग बैलेंस बचा रहेगा उसको मैं डेबिट में लेंगे, क्यों लायबिलिटी भी बच सकता है कि नहीं बच सकता। तो लायबिलिटी भी बचेगा, तो लायबिलिटी को बचेगा तो लिखेंगे बाय में, बात समझ में आ रहा है। या इस साल का मेरा लायबिलिटी रह जाएगा तो उसको लिखेंगे टू में, समझ लो ना बात। यानी प्रीवियस ईयर से जब हम ट्रांसफर करेंगे, सिंपल सी बात है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है हम जानते हैं, तो बाय में आएगा। तो एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट बैलेंस होता है तो टू में आएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है जब इसको डिक्टेट करेंगे तो इस पोर्शन में आकर के हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे बोल क्या है। तो हम जो भी मटेरियल यूज करेंगे या जो भी डायरेक्ट लेबर यूज करेंगे, जो भी एक्सपेंस यूज करेंगे, सबको डेबिट में लेंगे। मटेरियल ज़्यादा आ गया, हो सकता है हम रिटर्न कर दें, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में तो रहा नहीं, रिटर्न कर दें, मटेरियल रिटर्न को वापस कर देंगे। मेरा मटेरियल बच गया, कुछ मटेरियल बच गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक को हटा देंगे, बाय में लिख देंगे। अब इसको 2 में आया हुआ सामान को हम बाय में लिखें तो ऑटोमेटिक हट गया। उसी तरह से कोई एसेट्स अगर है तो एसेट लिखने का 2 तरीका है, या तो आप एसेट्स ओपनिंग वाला यहाँ ले लो, 4 महीना यूज किए तो 4 महीना का डैप काट कर जो बचा क्लोजिंग वाला इधर लिख दो, या तो फिर 4 महीना का सिर्फ डैप निकाल के इधर लिख दो, ऑटोमेटिक एक ही बात है। ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, इसका मतलब क्या है कि हम डैप ही लिख रहे हैं या फिर डायरेक्ट डैप लिख दो, लेकिन फायदा ये होता है ओपनिंग वैल्यू यहाँ बैठा दो, क्लोजिंग वैल्यू यहाँ बैठा दो, ऑटोमेटिक गैप आकर के खड़ा हो जाए, है ना। क्यों ऐसा करना पड़ता है वो आगे चलते। तो पहला स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, जो भी मटेरियल जो भी एक्सपेंस यूज करता है उसको डेबिट में ले लेते हैं। जो भी हम लोग का अनयूज मटेरियल होता है या एबनॉर्मल लॉस हो जाए या ट्रांसफर करे किसी को या मेरे पास बच जाए, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं हुआ, उसको बाय में ले लो। बाय में लेने के बाद हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से तो पता चलता है कॉस्ट ऑफ वर्क डन। इसका 3 नाम आप देख सकते हो, कॉस्ट ऑफ डेट, यानी इस डेट तक इस यहाँ तक मेरा कितना कॉस्ट पड़ा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग इस वर्ड से पहले से ही वाकिफ है, कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं किसको। इस एक ही बात है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ तक जो मेरा प्रोडक्शन हुआ या यहाँ तक जो हमने काम किया उसका कितना कॉस्टिंग पड़ा, या इसी को बोलता है कॉस्ट ऑफ वर्क डन। हम हमेशा अक्सर यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क डन। बस सुन में कॉस्ट ऑफ वर्क डन सीधी से बीडी हो जाता है। बीडी होने के बाद कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सर्टिफाइड होते हैं, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो अनसर्टिफाइड होते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सर्टिफाइड प्रोसेस में रहते हैं। आप लोग देखते होंगे रास्ता वास्ता पे जब काम चलता रहता है ऐसे बोर्ड लगा देते हैं, उसमें लिखा रहता है वर्क इन प्रोग्रेस, देखते हैं।
तो वर्क अभी मेरा तो यहाँ कॉस्टिंग कंप्लीट हुआ, अभी तो मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हो गया ना। तो इसमें से हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस को निकालेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस दो स्टेज में होता है, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड पोर्शन जो रहेगा ये कितना है सम्स में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो ये कैश रिसीव पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कैश रिसीव पे। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैश रिसीव पे कैसे डिपेंड करता है। और अनसर्टिफाइड रहेगा तो लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे। इसके लिए कैलकुलेशन नहीं होता, दोनों वैल्यू बाहर जाएगा। एक एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है, एक एक्सपेंस का एक जरिया है जो इस स्टेप में हो जाता है, उसको हम लोग ले लेंगे। क्लियर लाइन? और यहाँ से क्लोज करके हम लोग निकालेंगे नोशनल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? नोशनल। नोशनल प्रॉफिट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है। जैसे होता है ना अकाउंट के प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, वैसे बोलते हैं। वैसे कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट को बोलते हैं हम लोग नोशनल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट को जैसे हम सीडी से बीडी करेंगे तो इस प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इस प्रॉफिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक चला जाता है पीएल में और एक चला जाता है प्रॉफिट रिजर्व। तो यहाँ बात आता है कि हम समझेंगे कैसे कि पीएल में कितना गया और प्रॉफिट रिजर्व में कितना जाएगा। भाई इसका फार्मूला है, अभी फार्मूला डिस्कस करेंगे, पहले फार्मूला समझ लेते। तो दो पोर्शन ये चला जाता है। क्लियर है? इस पोर्शन को टिक आउट करके रखो, इसके बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आकर के मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया खत्म, इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं। इसका है क्या उसको समझो। जैसे हमने ये कॉन्ट्रैक्ट सिंपल इसी साल यूज किया था, इसी साल स्टार्ट किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट से मेरा क्लोजिंग में मटेरियल बच गया, राइट? वो तो हम किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, इसी कॉन्ट्रैक्ट के अगले पूरा में यूज करेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो पोर्शन है, जो भी चीज आप यहाँ गौर से देखोगे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल सीडी है, यह पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं वो बीडी हो नहीं ना, हो कहीं तो बीडी हो। जैसे यहाँ देखिए वर्क इन प्रोग्रेस सीडी है, इधर कहीं बीडी हुआ है नहीं, तो बीडी तो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो चीज बच गया उसको हम अगले ईयर में इसी कॉन्ट्रैक्ट में यूज तो करेंगे ना। उन सब चीजों को क्या कहते हैं? बीडी कहते हैं। यानी वर्किंग प्रोग्रेस को हम लोग क्या करेंगे? बीडी कर लेंगे। इसमें से ये जो मेरा प्रॉफिट रिजर्व आया है और क्या है उसको यहाँ ऐड करेंगे कि हमने इतना रिजर्व में रखा है। उसके बाद जो भी चीज इधर का सीडी बचा हुआ, जब किसी भी दूसरे जगह बीडी नहीं हुआ है तो सारा बीडी इधर हो जाएगा। अब कोई भी चीज जो इधर का सीडी रहेगा जो कभी बीडी, वो सारा चीज इधर बीडी हो जाएगा और ये क्लोज नहीं होगा, ये ऐसे ओपनली रह जाएगा। बात समझ में आया? यही चीज हम बता रहे थे कि जिस तरह से आप इस ईयर से सीडी को बीडी करके यहाँ लाए हो, इस तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर एक साल पुराना रहा होगा, उसमें जो सीडी रहा होगा क्रेडिट साइड वो बीडी के डेबिट में आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। लायबिलिटी अगर कोई सीडी रहा होगा तो बीडी के आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। यही चीज हम बोल रहे थे वहां पे कि अगर आप इसी साल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा तो सीडी बीडी का कोई ऑप्शन नहीं है स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक साल पीछे से चलते हुए आ रहा है तो फिर सीडी बीडी करना पड़ेगा। उसको हम लोग यहाँ स्टार्टिंग में ही एसेट रहेगा तो डेबिट में और लायबिलिटी रहेगा तो क्रेडिट में बीडी कर लेंगे, फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आया? तो ये था पूरा कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट। अभी हम चलते हैं आगे कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया कि इस पोर्शन में इतना पोर्शन मेरा ये जो चीज है मेरा, ये दो टॉपिक, ये और ये, और हमने एक वर्ड बोला था यहाँ पर सर्टिफाइड के टाइम में कि ये कैश रिसीव पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है उधर? ये तीन टॉपिक को मेन समझना है। क्लियर है? इसको आप लोग हटा दे, इसको हटा दे। चलिए इसको अगर लेना होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग ले सकते हैं, इसको हटा देना। ठीक है? देखिए अब इसका मेन जो है कहानी वो इन तीन चीजों पे अटका हुआ है। तो वर्क सर्टिफाइड कैश रिसीव पे क्यों डिपेंड है भाई? आप देखिएगा, आप लोगों के पास मटेरियल है, मटेरियल में फॉर्मूला है। देखिए यहाँ जो दो वर्ड था प्रॉफिट पीएल और एक था प्रॉफिट रिजर्व, दो वर्ड। नोशनल प्रॉफिट का कितना हिस्सा, कितना पोर्शन पीएल में जाएगा और कितना पोर्शन रिजर्व में जाएगा, इन प्रॉफिट रिजर्व में जाएगा, वो हमको जानना है। तो पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन, एक फॉर्मूला है डिग्री ऑफ, देखिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन एक फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड बाय
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ तो कितना परसेंट तक कंप्लीट हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया, 50% कंप्लीट हुआ, 25% कंप्लीट हुआ, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ? डिग्री ऑफ कंप्लीशन डिसाइड करता है कि आप अपने प्रॉफिट का कितना पोर्शन रखोगे और कितना पोर्शन को घटाओगे, यानी कि रिजर्व में डालोगे, है ना। तो देखिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन का ध्यान समझिए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑलवेज दिया रहेगा। वर्क सर्टिफाइड, दो पोर्शन था, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड पोर्शन को यहाँ यूज नहीं करना है, यहाँ सिर्फ यूज करना है सर्टिफाइड पोर्शन, यानी वर्क इन प्रोग्रेस का सिर्फ सर्टिफाइड पोर्शन। वो लेंगे, यहाँ से एक परसेंटेज कैलकुलेट हो गया है, यहाँ से एक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। इस परसेंटेज को बांटा गया है, देखिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन को, डिग्री ऑफ कंप्लीशन को परसेंटेज में बांटा गया है कि अगर मेरा, यहाँ पकड़िए आप, हमने एक पीएल का कॉलम बनाया। अगर मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है 0% से लेकर के 24.99% तक होता है, 0% से लेकर के 24.99% तक होता है, तो पीएल में एक भी पैसा नहीं जाएगा। पीएल में एक भी पैसा नहीं जाएगा। क्वेश्चन है सर पीएल में नहीं जाएगा, इसका मतलब सारा का सारा नोशनल प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट। सिंपल सी बात। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप में, अगर ये मेरा 25 से लेकर के 49.599% तक अगर आता है, क्या आता है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन का परसेंटेज अगर आता है, तो मेरा पीएल में ट्रांसफर होगा 1/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव। आप देख सकते हैं कि आप लोगों को जो मटेरियल दिया गया है उसमें है कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। समझ में? ये टोटली डिपेंड कर रहा है कि पीएल में मेरा कितना जाएगा, वो डिपेंड कर रहा है डीओसी के ऊपर, डिग्री ऑफ कंप्लीशन के ऊपर। अगर मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन का परसेंटेज जो है वो अबव 50 हो जाए, अबव 50% अगर मेरा हो जा रहा है, उस कंडीशन में ये पूरा फार्मूला सेम रहेगा, बस ये 1/3 जो है वो 2/3 हो जाएगा। नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है? फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने का कोई जरिया ना हो मेरे पास, तो भाई जरिया नहीं है तो सबसे पहले काम करेंगे, ढूंढेंगे जरिया को, ढूंढेंगे वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को ढूंढेंगे। ठीक है, परसेंटेज इस लेवल में आकर खड़ा हो गया तो बहुत बढ़िया बात। अबव 50% का मतलब क्या होता है कि 50% के ऊपर डिस्काउंट भी होता है ना। तो मेरा फार्मूला कौन सा लगेगा? 2/3। फार्मूला एक ही है, बस फ्रैक्शन बदल गया, 1/3 से 2/3। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम नोशनल प्रॉफिट 50,000 का है, समझ गए, और ये नोशनल प्रॉफिट दो पार्ट में बढ़ता है, एक पीएल और एक प्रॉफिट रिजर्व, दो पार्ट में बढ़ता है। इसमें से कोई भी फार्मूला लगा करके, सपोज दैट हमने नोशनल प्रॉफिट से 20,000 पीएल में चला गया, तो ऑटोमेटिक बात है कि ये क्या निकल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। चलो यहाँ तक हम लोग देखें। आगे हम लोग का डेट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट गिवन, यानी एस्टिमेटेड प्रॉफिट का अगर डेट गिवन रहता है, उस कंडीशन में डिग्री ऑफ कंप्लीशन का काम खत्म हो जाता है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है, हम लोग का एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू, तो ये सेम फ्रैक्शन आ जाएगा, कैश रिसीव बाय वर्क 35। अगर आप गौर से देखें तो ये बुकिश फार्मूला है, इसको हम छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे कर सकते हैं? ये क्या बाउंड है? वर्क सर्टिफाइड है, ये क्या है?
वर्क सर्टिफाइड। ये क्या है, ये और ये कैंसिल हो गया तो छोटा फॉर्मूला बन जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मेरी बात देखिए, बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, नोशनल प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड करने का जो जरिया है वो मेन है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जिसके हेल्प से हम लोग कितना परसेंट पीएल में जाएगा वो निकाल लेंगे। जैसे वो निकल जाएगा तो जो बैलेंस रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट रिजर्व में चला जाएगा। क्लियर है? अभी दिस नेक्स्ट टॉपिक था हम लोगों का कि वर्क सर्टिफाइड जो है, हमने बोला था कैश रिसीव पे डिपेंड होता है। एक्चुअली कैश रिसीव पे डिपेंड होने का क्या मतलब है? वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड का कोई लॉजिक नहीं, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहता, रहेगा लेकिन नहीं रहेगा। लेकिन कैश रिसीव और वर्क सर्टिफाइड दोनों जो है वो कैश बेसिस है। कैश रिसीव नाम से ही कैश रिसीव और वर्क सर्टिफाइड भी कैश बेसिस ही है, क्योंकि वो जानते हैं दो तरह का बेसिस है, कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस। तो कैश बेसिस वर्क सर्टिफाइड भी और कैश रिसीव दोनों डिपेंड है। सम्स में अक्सर देखते हो गया तो कैसे दे रहा है कि 20% ऑफ वर्क सर्टिफाइड या रिटेंशन मनी देते हैं, रिटेंशन मनी दो वर्ड देगा, रिटेंशन मनी या वर्क सर्टिफाइड ऐसे दे देगा। इसका अल्टरनेटिव मीनिंग होता है कि हमारे पास जो कैश रिसीव है वो 80% है, हमारे पास जो कैश रिसीव है कितना परसेंट है, लेकिन वर्क सर्टिफाइड हमेशा कैश रिसीव का परसेंटेज है। तो अगर कैश रिसीव 80% है तो ऑटोमेटिक बात है वर्क सर्टिफाइड कितना आ रहा है 90%। बात समझ में आया? कैश अगर 80,000 दे करके बोल देंगे 20% इज रिटेंशन मनी, इसका मतलब जो कैश रिसीव है, मान लो सबको दैट एग्जांपल लेते हैं कि 20,000 रुपया दिया, बोला क्या 20% जो रिटेंशन मनी, इसका मतलब हुआ वो जो 20 है कैश रिसीव है वो 20% छोड़ के 80% कितना है, और हमको वर्क सर्टिफाइड चाहिए कितना 100%। तो वहाँ से हम क्या करेंगे 20,000 इंटू 100/80 करके कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरा कैश रिसीव आ जाएगा। अगर कैश रिसीव दे दिया तो वर्क सर्टिफाइड निकाल लेंगे, अगर वर्क सर्टिफाइड दे दिया तो कैश रिसीव निकाल। बस समझ में? तो इस तरह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट का कहानी चलता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। ऑफ हो गया ना?